हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 12 ऑब्व्यू के बारे में। ऑब्व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, MATRICS, मैट्रिक्स कहते हैं। आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे आपको सारी बेसिक नॉलेज आज इससे प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑब्व्यू है क्या। ऑब्व्यू के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्व्यू क्या है, इसके सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा के बारे में। तो m क्रॉस n संख्याओं के ऐसे क्रम को जिसमें m पंक्ति तथा n स्तंभ निम्न आयताकार रूप में व्यवस्थित किए जाते हैं, ऑब्व्यू कहलाते हैं। निम्न का मतलब है ये, ठीक है। तो ऑब्व्यू किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑब्व्यू किसे कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ। तो ऑब्व्यू किसे कहते हैं, m क्रॉस n के ऐसे क्रम, यानी ठीक है, m क्रॉस n, यहाँ पे n संख्याओं के ऐसे क्रम को जिनमें m पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हो। ये देखिए, इसे हम लोग पंक्ति कहते हैं और ये हमारा क्या है, स्तंभ है, ठीक है। जो सीधा सीधा खड़ा हुआ है ये स्तंभ है, और ये जो ऐसे है तिरछी, ये हम आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ये क्या है, ये है रो, और ये क्या है, कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम को मिला करके ही क्या बनता है, ऑब्व्यू बनता है, ठीक है। और अगर आयताकार के रूप में होता है तभी इसे क्या कहते हैं, ऑब्व्यू कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये जब वर्ग होता है तब भी कहलाता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इससे ऑब्व्यू को क्या होते हैं, ऑब्व्यू के वर्ग भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए संख्या, हम इसे कैसे दिखाते हैं, अंदर आप देख सकते हैं इसी क्रम में हमेशा ये दिया रहता है, A11 A12 13 1n तक जाएगा। अब देखिए वन जो है, ये वाला वन, ये इसे A11 ही क्यों लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा ये मार्कर थोड़ा सा कर लेते हैं, A11 ही क्यों लिखेंगे। तो A11 का मतलब क्या होता है, ये वाला वन दिखाता है आपकी पंक्ति को, और ये वाला वन दिखाता है स्तंभ को, ठीक है। तो आप किसी भी ऑब्व्यू की स्थिति से वो जान सकती हैं। A12 लिख दिया, मतलब ये 2 क्या है, इसकी पंक्ति है, और एक 1 क्या है, इसकी ऑब्व्यू का ये स्तंभ है, ठीक है। तो ये आपके लिए होता है, आप जान सकते हैं इससे। और अगर हम बात करें अब इनकी, इसे रफ कर देते हैं क्योंकि अभी इसका काम कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें इसकी संख्याओं, तो संख्याओं जो संख्या लिखी हुई है ये अंदर, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्व्यू के अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्व्यू के अवयव कहते हैं। और किसी अवयव को अनुलग्नों में पह, पहला जो पंक्ति होता है तो दूसरा स्तंभ को क्या कहते हैं, को व्यक्त करते हैं। जो पहला होता है वो पंक्ति को, इसमें भी लिखा गया है कि जो पहली लाइन है ये क्या कहलाएगी, आपकी पंक्ति को प्रेजेंट करेगी, यानी कि रो को, ठीक है। तो पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो। और इसको क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं कॉलम। ये आपको किसको दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे अपनी नेक्स्ट है ऑब्व्यू की कोटि। तो ऑब्व्यू की कोटि क्या होती है, किसी ऑब्व्यू की कोटि या क्रम उस ऑब्व्यू में स्थित पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या के सांकेतिक गुणक के रूप में प्रकट किए थे। नहीं समझा, चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्या है। तो आपको देखिए थ्योरी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ थ्योरी समझनी है। तो पंक्ति कोटि क्या होती है ऑब्व्यू की, जिसे अगर हम कोई ऑब्व्यू में m को पंक्ति है और n स्तंभ है और इसे हम m कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्व्यू की कोटि कहलाती है। जैसे एक ये ऑब्व्यू आपका ये है, ठीक है। यहाँ m क्या है, m है आपका पंक्तियों की संख्या, और n क्या है, n है आपका स्तंभों की संख्या, ठीक है। n क्या है आपका, स्तंभों की संख्या। अभी जो ऑब्व्यू a है, इसको हम लोग, इसको अगर इसकी हमको निकालना हो कोटि, तो हम कैसे निकालेंगे, तो इतने की कोटि क्या होती है, देखिए कितने पंक्तियां हैं, ठीक है। तो हम क्रॉस एन आपको समझ में आ गया होगा, जैसे एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन पंक्ति, इसकी कोटि क्या होगी, 3 क्रॉस। अब कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, तो 3 क्रॉस, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 क्रॉस 3 की इसकी कोटि हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, रफ कर देते हैं, फिर आपको एक बार दिखाते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ओपन हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसे, इसकी कोटि क्या होती है, यहाँ पे लिख लीजिए कि इसकी कोटि होती है m क्रॉस n की कोटि होती है, ठीक है। इसकी कोटि क्या होती है, m क्रॉस n की होती है, इसको लिख लीजिए। अब जैसे इसकी कोटि निकालना है तो एक दो तीन पंक्तियाँ, इसकी कोटि 3 गुणे, इसे अच्छे से लिख लीजिए, 3 है ये, क्या है, 3 है, 3 क्रॉस, अभी कितने इसके स्तंभ कितने हैं, एक दो तीन, तो ये भी क्या हो गए, 3, ठीक है। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 3। अब जाहिर सी बात है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नोट। नोट क्या है? किसी अवयव के क्रम को लिखते समय उसके परिणाम जैसे 3x3, जैसे आपने किसी भी अवयव की कोटि लिख दिया ना, जिसे आप कभी गुणा करके 9 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपने 9 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर 9 लिख दिया तो उसमें अवयवों की संख्या आ जाएगी। अवयवों की संख्या आप जानते होंगे, अवयवों की संख्या क्या होती है? यानी जिसमें कितने अवयव हैं वो आपकी संख्या आ जाएगी, ठीक है? तो केवल इसे 9 और 3x3 ही लिखते हैं। ये कोटि है, ये अवयवों की संख्या है। आप कभी भी कोटि को ये 9 नहीं लिख सकते हैं, आप इसी को क्रॉस में ही लिखेंगे, ठीक है? नहीं आप सोच लीजिए आपको ज़्यादा आता है और आपने मार दिया 3x3 या 9 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करें अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं आव्यूह के प्रकार की, ठीक है? आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के कई आव्यूह के कई सारे प्रकार होते हैं। हम लोग पहले बात करते हैं स्तंभ आव्यूह की। स्तंभ आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ सदिश भी कहते हैं, ठीक है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति हो। देखिए कह रहा है जे अंश आव्यूह होगा वैसे ही, तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभों की संख्या क्या हो? ओनली केवल एक हो, और पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो, ऐसे आव्यूह को कहते हैं स्तंभ आव्यूह। जैसे इसकी देख लीजिए, इसकी सिर्फ एक ही स्तंभ है। स्तंभ कितने हैं इसके? एक ही स्तंभ है, लेकिन पंक्ति देखिए 1 2 3 4 5, इसके कुल मिला के पंक्ति कितनी हो गई? 5 पंक्तियाँ हैं, लेकिन स्तंभ कितने हैं इसके? स्तंभ केवल एक है। तो एक स्तंभ है, यानी इसकी अगर कोटि लिखेंगे तो पहले क्या लिखते हैं? पहले आप जब भी कोई भी कोटि लिखेंगी, मतलब लिखेंगे, तो आप सबसे पहले रो लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस कॉलम, ठीक है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं रो। रो यानी पंक्ति, तो पंक्ति कितने हैं? 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ। या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे, यहाँ देखिए ये m तक जा रहा है, तो यानी m गुणे। अब स्तंभ देखिए कितने हैं? तो स्तंभ तो केवल यही एक लास्ट है, तो m क्रॉस n, इसकी कोटि क्या हो जाएगी आपकी? कोटि जो होगी आपकी वो होगी m क्रॉस n की कोटि होगी, ठीक है? नेक्स्ट m क्रॉस n की कोटि होगी। 5वें नंबर पे देखते हैं। दूसरा आव्यूह कौन सा होता है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह को हम लोग पंक्ति सदिश भी कहते हैं। जिस आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो उसे क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता था? जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। अब इसमें क्या होता है? केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसको इस तरीके आप इसका उदाहरण ये देख लीजिए कि एक ही पंक्ति है, देखिए पंक्ति एक ही है, लेकिन स्तंभ 1 2 3 4 5 n तक जा रहा है। इसकी कोटि क्या कहलाएगी? देखिए सबसे पहले लिखते हैं पंक्ति, तो पंक्ति एक है और n कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है ना, इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1 क्रॉस n तक हो जाएगी, ठीक है? इसकी कोटि क्या हो जाएगी आपकी? 1 क्रॉस n तक हो जाएगी। ये लीजिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं तीसरे आव्यूह की, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है? जिस संख्या में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जिसमें पंक्ति यानी कि जो m क्रॉस n है, m क्रॉस n, ठीक है? m क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये m जो है आपका वो पंक्ति को दिखाता है, और जो n है वो किसको दिखाता है? रो को दिखाता है, ठीक है? ये क्या करता है? ये पंक्ति को दिखाएगा, और ये क्या दिखाएगा? कॉलम को, यानी कि जो आपका कॉलम यानी कितने स्तंभ हैं, ठीक है? अगर ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जब दोनों बराबर होंगे तो m इक्वल टू n, ठीक है? देख लीजिए फिर से कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? m इक्वल टू n। तो ये क्या कहलाएंगे? आपका वर्ग आव्यूह। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसमें दो ही पंक्ति हैं, दो पंक्ति और दो स्तंभ। तो इसे क्या लिख सकते हैं? हम ओवरऑल लिख सकते हैं कि ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, ठीक है? इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, और इसे क्या लिख सकते हैं? इसमें देखिए 1 2 3 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 क्रॉस 3 का, ठीक है? तो ये आपको आव्यूह की कोटि मिल गई, और यहाँ पे देख लीजिए नीचे लिखा हुआ भी है। इसे रफ करते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपकी कोटि लिखा भी गई है, जितना समझ में आ रहा हो। ये देखिए इसकी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2, और इसकी कोटि क्या है? 3 क्रॉस 3 की है। अब नेक्स्ट स्लाइड में तो कहता है, अब चौथा आया है रिक्त आव्यूह किसे कहते हैं? तो रिक्त आव्यूह जानते हैं किसे कहते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हों? शून्य हों, उसे क्या कहते हैं? जिसके सभी अवयव क्या हों? शून्य हों। तो शून्य हो जिसका, वो रिक्त आव्यूह होता है। जैसे इसमें देख लीजिए सब शून्य, इसमें भी सब शून्य, सब शून्य। जिनकी सबकी कोटि देख लीजिए, ये 1 2 3, तो इसकी पंक्तियों की संख्या 1 2, पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है, और स्तंभों की संख्या 1 2 3 स्तंभ है, 2 क्रॉस 3। इसके देखिए 1 2 3 स्तंभ, वो 3 पंक्ति और स्तंभ 1 2, 2 स्तंभ, 3 क्रॉस 2। अब इसका 1 2 3 और 1 2 3, 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है?
अब विकर्ण अवयव क्या होता है? यदि किसी वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर के बाकी सभी क्या हों, अवयव शून्य हों। जैसे मुख्य विकर्ण क्या है? तो मुख्य विकर्ण आप देख सकते हैं, मुख्य विकर्ण ये जो लाइन गई है ये, इनके अवयवों को छोड़ के बाकी ना इधर वाले पूरे और इधर वाले पूरे क्या हो जाएं, पूरे शून्य हो जाएं, तो यही क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से अच्छी से देखिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए A11 A22 AMN ये यहाँ तक चल रहा है, लेकिन इधर वाले जीरो हैं, इधर वाले भी जीरो, लेकिन ये वाले कभी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, यही एक क्या कहलाता है? वर्ग अवयव कहलाता है। इसे हम लोग इस तरीके भी व्यक्त कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 7 नंबर क्या है? इकाई या तत्समक। तो इकाई या तत्समक अवयव वह अदिश अवयव जिसका प्रत्येक विकर्ण अवयव एक हो तथा या वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हों। देखिए जो विकर्ण अवयव होता था, विकर्ण अवयव क्या होता था? इधर उधर सब जगह जीरो हो, बाकी मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण आप इसमें देख लीजिए, ये मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण, ये मुख्य विकर्ण, ये सब न जीरो हो, बाकी इधर उधर सब जीरो हो। देखिए इधर उधर सब जगह जीरो है, लेकिन ये मुख्य विकर्ण जीरो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका विकर्ण अवयव कहलाता है। लेकिन वो विकर्ण अवयव की जगह पे जो अंक है, जो जीरो नहीं हो रहा था, अगर वो सब एक हो जाए, वो सब क्या हो जाए? 1 1 हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं इकाई अवयव। ठीक है, और यही जो मुख्य विकर्ण अवयव था, ये क्या हो जाए? 1 1 हो जाए, तो इसे क्या कहते हैं? वर्ग अवयव, वो अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है, कोटि आपको मालूम ही है कैसे निकालते हैं, सब लिखा हुआ है नीचे नोट्स में। अवयव का अनुरेख, यदि ए बराबर इतना एक वर्ग अवयव है, तब ए के विकर्ण अवयव के अवयवों के कुल अवयवों के अवयव ए का अनुरेख कहते हैं। अवयव ए का क्या कहेंगे? अनुरेख। यदि यानी कि, तो देखिए अवयव का अनुरेख क्या है? यदि ए बराबर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे एक वर्ग अवयव है, तब ए के विकर्ण अवयव के अवयवों के कुल योग, यानी जो विकर्ण अवयव है उसको जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा? अवयव का अनुरेख कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं आप इसे यहाँ पे, जैसे कि ये देखिए इसका मुख्य विकर्ण ये है 2 4 5 इसको जोड़ दीजिए, तो एक अनुरेख क्या होगा? 2 4 5 = 11, इसको जोड़ के यही जो 11 आए, यही क्या कहलाएगा? अवयव का अनुरेख कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग समय न व्यर्थ करते हुए अपने नेक्स्ट चलते हैं। एक आता है अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव जो आपका अभी आपने हमें पढ़ा था ना, विकर्ण अवयव, तो विकर्ण अवयव क्या होता था? जिसके मुख्य विकर्ण के छोड़ करके सभी अवयव जीरो हों, ये भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वो अंक क्या होगा? वो कोई अंक जो होगा वो एक समान होगा। जैसे के देखिए इसमें आ गया ना, नीचे तक के आया है, तो ये क्या होगा? विकर्ण अवयव। ये क्या होगा? एक अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? एक ऐसा विकर्ण अवयव, समझ पढ़ सकते हैं आप, जिस वर्ग अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? समान हो। अगर सभी अवयव समान है तो वो अदिश अवयव कहलाएगा। अगर सभी अवयव, ध्यान से सुन लीजिए, अगर सभी अवयव समान है तो क्या कहलाएगा? अदिश अवयव। अगर सभी अवयव एक हैं, समान है, लेकिन क्या है? वो एक हैं, वन वन, एक मतलब वन है, तो वो क्या कहलाएगा? तत्समक अवयव। अगर सभी अवयव जीरो इधर उधर, मतलब सभी अवयव क्या है? अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।